आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। 2020 के 11 महीने बीत चुके हैं। इनमें से 9 महीने बॉक्स ऑफिस के लिए इतने बदतर साबित हुए हैं कि ये 13 साल पीछे चला गया। दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह फिल्म इंडस्ट्री भी लॉकडाउन के चलते ठहर गई। अनलॉक के बाद दूसरे कामों ने तो रफ्तार पकड़ ली, लेकिन सिनेमा घर अब भी खाली है। क्या सोचते हैं इस बारे में इंडस्ट्री के लोग, खासकर वो फनकार जो हिट नंबर्स देने के लिए दिन रात काम करते हैं? तो आइए इस्तकबाल कीजिए हमारे आज के खास मेहमान प्लेबैक सिंगर दानिश इकबाल साबरी और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दानिश जी, सबसे पहले तो कोरोना की बात करेंगे क्योंकि आजकल सबसे पहला नंबर जो आता है वो कोरोना का ही आता है। तो कोरोना का असर कितना देखने के लिए मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर? जो काम की रफ्तार थी वो क्या कुछ धीमी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। काम इंडस्ट्री की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की रफ्तार कम हुई है, एक इंडस्ट्री नहीं, बाकी सारे कामों पे भी वो फ़र्क पड़ा है। पूरी दुनिया रुक गई है और काफ़ी फ़र्क है। जो मतलब हमने जैसे 2019 में हमने काम किया, हम चाहते थे कि 2020 में इससे अच्छा काम करें, तो 2020 एकदम खाली की तरह ही गया है। वो कोरोना की वजह थी और सारी मतलब सब जो काम हमने प्लान किए थे वो सब रुक गए। लेकिन कई तरीके से लोगों ने दानिश कई तरीके से लोगों ने अपने आप को बिजी रखा है। मसरूफियत उनकी वैसी नहीं है जैसी 2019 का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गाने के फॉर्मेशन में, जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सीटिंग में, ऐसे करके प्लानिंग तो चलती रहती है। और कई लोगों ने तो इसमें ऑनलाइन जाकर कुछ अपने शुरू किए, अपने चैनल शुरू किए यूट्यूब पर, लोगों तक उसके ज़रिए पहुँचने की कोशिश की, कंसल्ट किया। तो क्या आप लोगों ने भी ऐसी कोई कोशिश की जिससे आपका जो आपके सुनने वाले हैं उनसे आपका राब्ता बना रहे? देखिएगा, कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना आए, हमारी दुआ तो ये है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना आए, मगर हकीकत बात ये है कि ये वक्त ऐसा भी गया है जिसमें हमने अपने आप से मुलाकात की है। मतलब ऐसा वक्त अगर आदमी को निकालना चाहिए कि हमें क्या कमियां हैं। हमने वाकई कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, मगर हमने अपनी कमियों को सुधारा। जो हमें वक्त मिला उसमें हमने रियाज़ किया, अच्छे सॉन्ग बनाए, अच्छे सॉन्ग लिखे, और वो यकीनन अब ऊपर वाले से उम्मीद है कि अच्छा टाइम आने वाला है और उसमें हमारा वो काम रिलीज़ होगा। जैसे अभी उम्मीद है कि अब काम स्टार्ट हुआ है, हल्के हल्के गाड़ी पटरी पर आई है, तो अब इंशाल्लाह वो सब जो हमने मेहनत कोरोना के टाइम में घर पे बैठ के की है वो सब नज़र आएंगी बाहर। ये बहुत ख़ास बात आपने कही कि एक खुद से अपने आप को देखने का और इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने काम को पीछे को देख रहे होंगे और ये देख रहे हैं कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। गलतियाँ मैं तो नहीं कहता, क्योंकि आप लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत हमारा एंटरटेनमेंट करती है और हमारे अकेलेपन के दौर में बहुत पूरी मुंबई इंडस्ट्री से जो कुछ निकल के आता है हमारे साथी वो साबित होती है। तो अब तो बहुत कई फिल्मों में आप अपनी आवाज़ दे चुके हैं। फिल्मों को लेकर क्या एक्टिविटीज़ है, क्या चल रही हैं? अभी हालांकि फ्लोर पर कुछ फिल्में आ गई हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो एक्टिविटीज़ आने वाले कुछ दिनों में फुल फ्लेजेड आ जाएंगी सामने? हाँ, अभी हाँ, बिल्कुल आने वाले दौर में सब अच्छा ही होगा। आप भी ये उम्मीद करते हैं, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ, और हमें उम्मीद भी ये रखनी चाहिए और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो अभी धीरे धीरे गाड़ी, मैंने बोला, पटरी पर आई है। जैसे अभी पहली पिक्चर मेरी, आज ये भी याद रहेगा, हमारे बच्चों को भी याद रहेगा, हमारी नस्लों को याद रहेगा कि जब ऐसी महामारी आई थी, उसके बाद जब सिनेमा घर खुले थे तो सबसे पहले हमारी पिक्चर रिलीज़ हुई थी। आपने उसके गाने भी सुनोगे, मैंने गाना गाया था बसंती आज कुत्तों के सामने ना नाच। उसमें मेरे 3-4 गाने थे और जावेद मोहसिन का म्यूज़िक था उसमें। हाँ, तो वो ये भी याद रहने वाली बात है कि हमारी पहली पिक्चर आई थी जब सिनेमा घर खुले थे, ओपनिंग हमारी पिक्चर से हुई थी। ये भी हमारे लिए खुशनसीबी है। जी दानिश जी, आपकी जो लिरिक्स होती है वो हमेशा ही बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मस्ती भरे आपके सॉन्ग्स होते हैं। अभी एक गाना आया है हाल ही में, कुली नंबर 1 का, हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपने जब सॉन्ग लिखा तो क्या जहन में रखकर लिखा और आप किसको बोल रहे थे कि हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है?
असल में क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये जो हमारे सामने को आ गया था उसे हमें निभाना था। तो मतलब 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, जब इसने जाने का नाम नहीं लिया तो मैंने बोला, कोरोना को ही बोल दिया मैंने, हट जा सामने से, तेरी भाभी खड़ी है। अच्छा, जब गाने लिखते हैं अलग अलग किरदार के लिए, कोरोना को गाया। और ये जी आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूं। जी हाँ, तो ये मतलब मेरे गाने में मुझे लगता है कि पहले मैंने किसी के लिए लिखा, किसी के लिए लिखा। फिलहाल तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोरोना के लिए लिखा है, और ये हट ही जाए सामने से तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये बहुत एक अलग तरीके का लिरिक्स भी है, और अच्छा आपने बताया, लोगों को समझ में आएगा कि देखिए जो गीतकार हमारे होते हैं जब लिखते हैं तो क्या क्या बातें उनके दिमाग में चलती हैं, और किस तरीके से हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ। तो दानिश, जब आप गाने लिखते हैं तो क्या कैरेक्टर के साथ साथ ये भी आप ख्याल रखते हैं कि उस कैरेक्टर में कौन सा हीरो है? क्योंकि एक इमेज तो बनी जाती है ना चाहते हुए एक पर्टिकुलर हीरो की, वो ज़रा मजाकिया है और कोई एक्शन हीरो है, तो इन बातों का भी ख्याल रखते हैं आप लिखने में? नहीं, मैं जब देखिए, मेरा लिखने का अंदाज ये है कि मैं जब भी कोई गाना लिखता हूँ मेरे दिमाग में ये रहता है कि किसी के भी ऊपर मेरे लिरिक्स आए या मेरी आवाज़ आए या मेरा गाना आए, वो हीरो मतलब वो हीरो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मगर वो हीरो लगना चाहिए जब वो बात बोले। तो मतलब मेरे गाने में मैं चाहता हूँ मेरे गाने के लिरिक्स ही हीरो हों, मतलब जो उसको गुनगुनाए, चाहे सड़क पे खड़ा हुआ आदमी गुनगुनाए, वो भी महसूस करे कि मैं ही हीरो हूँ आज का। तो ये मैं लिखते हुए सोचता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल अलग सोच है, और ये सही बात है, इसीलिए गाने जो हैं आपके ज़ुबान पर लोगों के चढ़ जाते हैं, आम आदमी उसको गुनगुनाने में हिचकिचाता नहीं है। जी दानिश जी, जैसे हाँ, मतलब मेरा मानना ये है कि हाँ, मैंने सलमान भाई के साथ जी 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 आप अपनी बात पूरी करिए दानिश। ओके, मेरा मानना ये है कि जैसे आपने मेरे बहुत सारे गाने सुने होंगे सलमान भाई के लिए, उसमें दबंग 3 के गाने, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और ये सब साजिद भाई वाजिद के म्यूज़िक में है। सलमान भाई के जितने भी मैंने गाने किए, और साजिद वाजिद भाई ने ही मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था। आज मैं जो भी कुछ हूँ सब उनकी वजह से हूँ। और तो मेरा शुरू से मानना ये रहा कि मेरे जो लिरिक्स हैं उन्हीं में सलमान खान होना चाहिए, मतलब जो भी उसको गुनगुनाए तो वो सलमान खान लगना चाहिए। जी बिल्कुल। तरन्नुम, आप कुछ पूछ रही थी आप दानिश से? जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सभी ने, दानिश जी, लॉकडाउन में कुछ ना कुछ किया, तो क्योंकि एक लंबा वक्त था तो आपको भी कुछ अच्छे लिरिक्स लिखने का वक्त मिला होगा, कुछ जिंदगी में नया करने का वक्त मिला होगा। हालांकि मैं बात करूँ तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, आपको पर्सनल लॉस भी हुआ, तो कुल मिलाकर कैसे देख रहे हैं 2020 को? बिल्कुल 2020 में मेरा, अगर मैं मानना चाहूँ, सबसे बड़ा लॉस जो मेरा हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है, मगर जो मेरा लॉस हुआ है, जिसमें जो मेरा नुकसान हुआ है, वो भी मेरा नुकसान नहीं है। कोरोना के हटा के बोल रहा हूँ, वो भी मेरा नुकसान नहीं है, वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। मेरा सबसे बड़ा नुकसान 2020 में हुआ है वाजिद भाई का दुनिया से जाना। जी खैर, उनके जाने से, वाजिद भाई के जाने से ये तो है कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसी खाली जगह बनी है। उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। अलग अलग टीवी प्रोग्राम से हम उनको देखते रहे हैं और देखते रहे कितने सहज तरीके से वो सामने आते थे और लोगों से बातचीत करते थे। दानिश, आपने कुछ गानों की भी आपने बात की, जैसे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये सब गाने लोगों की ज़बान पर चढ़ने वाले हैं। वैसे सिर्फ लिरिक्स को देखते हैं तो लगता है कि अरे बहुत ही हल्के फुल्के शब्द हैं, और अगर ये मान के चले कोई गंभीर गाना इस तरीके का देखने में नहीं लगता, लेकिन वो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ता है और बहुत आसानी से लोग अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं। तो क्या जब आप लिखते हैं तो आपको ये यकीन होता है कि लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाएगा, लोग इसको एकदम से अपना लेंगे, गुनगुनाने लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको, जैसे आपने बोला कि बहुत हल्के फुल्के ज़बान के आप लिखते हैं, मेरा हमेशा से ही टारगेट ये रहा है। सबसे मुश्किल काम वो है जो आप पब्लिक के लिए करते हैं, मतलब हल्की ज़बान में आप बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि हल्की चीज़ जो है वही पानी के ऊपर तैरती है, जो भारी होती है वो डूब जाती है। जी बिल्कुल। तो वो हल्की चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जनता की ज़बान होना बहुत ज़रूरी है।
हाँ जो जनता की ज़बान है वो होना ज़रूरी है, जो पब्लिक चाहती है वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ साबरी ब्रदर्स की फैमिली से, इंडियन ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स। मेरे डैडी थे, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त, जिन्होंने गाया, जिन्होंने इतना मूवीज़ में गाया है कि शायद नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी इतना मूवी इंडिया बॉलीवुड में नहीं गाया। और मैं उनके परिवार से हूँ, और मैं जो शायरी करता हूँ, मेरी एक शायरी जो मैं गज़ल पे स्टेज पे शायरी करता हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे बड़े मयार की शायरी है, ये है, मतलब उसमें मैं बड़ा मयार का ध्यान रखता हूँ। मगर सर, हमें जो इंडस्ट्री में काम करना है वो हमारे लिए नहीं करना है। हम एक स्टेज पे जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो हम करते हैं वो दिखा सकते हैं, और हम जो भी करते हैं वो सिर्फ पब्लिक के लिए करते हैं। अब उसको कुछ भी समझा जाए, अब हमारी जनता जनार्दन, सबसे बड़ी चीज़ है जनता, वो जो राज़ी हो तो थोड़ी देर तमाशाई सही। जी बिल्कुल। तो ये मुझको लगता है कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लोगों की ज़ुबान में हल्के फुल्के शब्दों में बड़ी बातों को कह जाना। तो ये लोगों की नब्ज़ कैसे आप पकड़ते हैं? उनके बीच में क्या आपका बराबर आना जाना लगा रहता है? क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि जब फिल्मी दुनिया में लोग जाते हैं, काम को लेकर मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों के पास जाने का, मिलने का, नई चीज़ों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं, ये जो लोग होते हैं, देखिए सर, हमारी कोई किराने की परचून की दुकान नहीं है कि हमें सुबह को खोलनी है और हमें पूरे दिन बैठना है। हम लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो क्या है, एक कल्चर बन गया है, एक फैशन बन गया है बिज़ी दिखाने का कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैं भी पिक्चर कर रहा हूँ और मैं अपने लोगों को टाइम देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में रहता हूँ, उन लोगों में रहता हूँ जो मेरे काम के लोग हैं। सर, मिलने जुलने से सब चीज़ें बनती हैं। रिलेशन, एक काम का रिलेशन भी और अपनों का रिलेशन भी, वो छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जिन लोगों में हम हंसते बोलते हैं, उन्हीं के लफ्ज़ों में से आपको हुक लाइन मिल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और उसका जी बिल्कुल। दानिश जी, हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं। अभी बीच में आपने एक गाने का जिक्र किया, अपने वालिद साहब के एक गाने का, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तो मैं चाहूंगी कि ये आप हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाएं। अच्छा, आपकी फरमाइश ही बहुत अच्छी है। सुन ओ दीवानी, डंग 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 डंग, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ये भीगा मौसम, काली घटाएं, सोनी पड़ी है उल्फत की राहें, प्यार करने का यही वक्त वक्त है, तेरी जवानी डारा रा रा रा, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। बहुत बढ़िया। तो आप जिन फिल्मों में आप एसोसिएट होते होंगे, वहाँ तो आप वैसे चंद लोगों में हैं जो 2-in-1 सर्विस दे सकते हैं। सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि आप एक काम नहीं, कम से कम मुंबई में लोग बहुत कुछ बनने के लिए आते हैं, मगर ये मान लेना चाहिए कि जो मुंबई तुमको बनाना चाहती है, आप वो बन जाओगे तो आप कामयाब हो गए। आप जो बनने आए हैं, अगर आप वही चाहते हैं कि मैं वो बनूं, तो आप कहीं ना कहीं पीछे भी रह सकते हैं। और अगर मुंबई आपको हाथ दे रही है, जो मुंबई आपको बनाना चाहती है, आप वो बन जाए तो बेस्ट रहेगा। मेरा सोच ही है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो कहीं ऐसा नहीं होता कि कामयाबी तो मिल गई और शोहरत भी मिल गई, पैसे भी आ गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं मन में ये कहीं खलीस रह जाती है कि जो मैं बनना चाह रहा था वो नहीं बना, कुछ और बना? कहीं ऐसी ही बात आती है? देखिए सर, मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता है। मैं वो आदमी हूँ कि मैं चाहता हूँ, मैं वो लड़का हूँ कि मैं जो चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला कभी किसी का दुनिया में मोहताज ना करे, सिर्फ अपना मोहताज बना के रखे। और मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूँ, ये बनूँ, वो बनूँ, क्योंकि मुझे मंजिल का पता है कि मंजिल में आपको कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, वो सब एक जगह है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता हम क्या बनने के लिए आए, हमें क्या बनना है, ये डिसाइड करने वाला कोई और है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है। अभी गाना आया है, हमारा हिट होता है,
मगर हम अगले काम पे लग जाते हैं। अभी कुली नंबर 1 का गाना बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ है, मगर हम कुली नंबर 1 को अभी भूल चुके हैं, क्योंकि हमें आगे काम करना है। और वो शायद मुझे लगता है कि अपने घर चलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। वो हिट होगा या नहीं होगा वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जी दानिश जी, आप जिस गाने की लिरिक्स लिखते हैं वो सुपरहिट हो जाता है, आप जिस गाने को गाते हैं वो सुपरहिट हो जाता है, तो राज क्या है? ये मतलब नियत साबुत तो मंजिल आसान, यही राज है। जी अभय जी, क्या ख्याल है कि कुछ और सुना जाए दानिश जी से? हाँ बिल्कुल, इसमें कहने की क्या बात है। अभी हम दानिश जी पर ही छोड़ते हैं कि कौन कौन सा ऐसी खूबसूरत चीज़ें निकाल कर आप लाते हैं। हमारे पास तो फरमाइशें भी अंतहीन हैं और उम्मीदें भी, तो ये उन्हीं पर छोड़ते हैं, कुछ अच्छा सा सुनाए हमें। अभी एक मेरा गाना आया है, वो ही आपको गुनगुना के सुनाता हूँ मैं जी। सब जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम तो पब्लिक की नजर देख रहे हैं। हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है, अरे हट जा सामने से मेरी अखियां लड़ी है। हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। चलिए, ये तो उसी गाने, वही गाना था जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। ये टाइम भी है क्योंकि ये हाँ कुली नंबर 1 के गाने की बात हम कर रहे थे, आपने सुना दिया, बहुत अच्छा। ये तो फिल्म अब तरन्नुम में फिल्म आने भी वाली है और ये रिलीज़ हो रही है, मेरी समझ से शायद अगर मैं सही हूँ OTT पर आ रही है। ये उसी कोरोना दौर की जो हम लोग बात कर रहे थे, कई स्टार्स हैं, वरुण धवन है और ऐसे लोगों को होते, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये ऐसी फिल्में OTT पर आएंगी। लेकिन ये कोरोना पीरियड की देन है कि अब इस तरफ भी लोग रुख करने लगे हैं और ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जिसमें बहुत सारा बजट है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम ये 8 इंच 9 इंच और 6 इंच के स्क्रीन पर इसको लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। दानिश जी, आप 14 साल की उम्र से मैंने आपको सर म्यूजिक सीख अभी रहे हैं। तरन्नुम जी मैंने जी आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल जी तरन्नुम जी, मैंने आपको वो ये जो अभी सर ने बोला है कि OTT पे आ रही है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। यही बात हकीकत है कि मैंने इस सवाल का ही जवाब आपको पहले दिया था कि हकीकत ये कि हम कुछ भी नहीं सोच सकते आगे क्या होने वाला है। और ये कोरोना की महामारी नहीं, मैंने इससे पहले भी ज़िंदगी में यही मान के चला है कि हमें सिर्फ अपना काम करना है और आगे क्या होने वाला है वो सुपर पावर कोई और है। क्योंकि आज तक दुनिया वाले बोलते थे कि हम चांद पे जाने वाले हैं। जो चांद पे जाने का वादा कर रहे हैं तो वो आज ज़मीन पकड़ के बैठे हैं। तो उससे पता चलता है कि दुनिया चलाने वाला कोई और है, ना कि कोई बड़ा देश, ना कि कोई बड़ा आदमी। दानिश जी, इस साल क्या कुछ कॉन्सर्ट्स की भी प्लानिंग थी आपकी जो नहीं हो पाए इसकी वजह से? बिल्कुल। मैं अमेरिका जाने वाला था। मार्च में हम लोग अमेरिका जा रहे थे, हमारा अमेरिका का टूर था। हमारे 7-8 शोज थे, सब वीज़ा वगैरह भी हमारा लग गया था। मगर अब ये महामारी आई तो हमको रुकना पड़ा। हमारा कम से कम ये वर्ल्ड टूर की तरह था, तो कम से कम 1.5 महीने का हमारा टूर था ये। मगर अभी क्या करें, जो होना था, वीज़ा शायद घर के रूम और बेडरूम के लिए लगा था। दानिश जी, ये जो आप जब फिल्म में आए, अब तो आप उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर कि हिट फिल्मों के गानों की तादाद है आपके पीछे, लेकिन जब आपने यहाँ पर एंट्री ली तो आप किस तरीके की हालात का सामना करना पड़ा? वैसे आपके अगर फैमिली बैकग्राउंड देखें तब तो उसमें कहने कोई बात ही नहीं है, एक पूरी जनरेशन वो गानों को और उनके नज़्मों को सुनते बड़ी हुई है, लेकिन आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा पहला मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में? मैं जब मुंबई आया तो मैं अपने डैडी के जो शोज़ होते हैं, कव्वाली के, सूफी जो कॉन्सर्ट होते थे उनके, वो सब करता था मैं। तो मेरी मुलाकात हुई साजिद वाजिद सर से। तो वाजिद भाई के पास मैं जाने लगा और उन्होंने मेरा गाना सुना, मुझे बोला कि तुम्हारी बहुत यूनिक आवाज़ है, अलग आवाज़ है और इंडस्ट्री में ऐसी आवाज़ें चलती हैं। और तो जब बातचीत होने लगी, उनसे रोज़ मिलना जुलना होने लगा, तो उन्होंने मुझ में
एक दानिश साबरी लिरिसिस्ट को ढूंढा। मतलब वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं लिरिसिस्ट भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ। उन्होंने मुझ में ढूंढा और मुझे ढूंढ के मुझे उस दानिश साबरी से मिलवाया जो लिरिक्स लिखता था, क्योंकि मुझे सिर्फ मैं एज ए सिंगर ही आया था। उन्होंने मुझसे मिलाने वाले जो हैं और हमेशा हौसला देने वाले मेरे बड़े भाई शबाब साबरी, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी इंडस्ट्री में गाते थे। तो मेरे डैडी भी गाते हैं, तो मुझे भी गाना ही था। मगर मुझसे मिलाने वाले वाजिद भाई थे, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम बहुत अच्छा लिख सकते हो और तुम लिखा करो। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई। मुझे वो एक सिटिंग में लेके गया, किसी और लिरिक्स राइटर ने वो गाना लिखा था और मुझे लेके गया। मुझे ले जाने के बाद सलमान भाई से मिलवाया। सलमान भाई, मैं और वाजिद भाई टेबल पे बैठे थे और सिर्फ वो गाना सुना रहे थे वाजिद भाई। मेरा कोई लेना देना नहीं था उस गाने से, किसी और ने लिखा था। तो वो गाना वाजिद भाई को बोला सलमान भाई ने कि ये लिरिक्स जो है ये अच्छे नहीं लग रहे, लिरिक्स चेंज करो। तो मैंने बोला वाजिद भाई के कान में, मैंने बोला भाई मैंने कुछ लिखा है, अगर आप बोलो तो मैं सुनाऊं। तो वाजिद भाई के कॉन्फिडेंस देखिए आप, इसलिए मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने बोला कि मेरा सबसे बड़ा लॉस अगर कोई हुआ है 2020 में नहीं, ज़िंदगी में भी अगर मेरे बाप के बाद मेरा कोई लॉस हुआ है तो वो वाजिद भाई थे। तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझसे सुना भी नहीं लिरिक्स और सीधा सलमान भाई को बोल दिया कि ये दानिश है, बहुत अच्छा लिखता है और आप इसके एक बार लिरिक्स सुने। तो मैंने पहली बार जैसे उनको सुनाया लिरिक्स, तो उन्होंने बोला अरे ये तो चाहिए। वो गाना था अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। तो उसमें एक मैसेज था कि मतलब सब अपने काम बनाने में लगे हुए हैं और किसी को किसी की परवाह नहीं है। वो गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई बड़ा एक बहुत वो मस्ती भरा गाना नहीं है, एक मैसेज है। जी दानिश जी, कोई ऐसा गाना जो आपने मुझे फर्स्ट ब्रेक देने वाले खान के लिए साजिद गाया भाई हो, सर। हम वो सुनना चाहेंगे। मेरा एक मैंने उसके सलमान भाई के लिए मैंने असल में लिखा है सब कुछ, जैसे मुन्ना बदनाम हुआ, यूं करके एक गाना है ना, यूं करके आया था उसमें, ओ मेरे पास से गुजरी यूं करके यूं करके यूं करके, ये गाना था। फिर मुन्ना बदनाम हुआ तेरे लिए, मुन्ना बदनाम, वो पहले मुन्नी बदनाम था तो हमने उसको चेंज किया था। इनोसेंट से ते पहले कही थी दुनिया, तूने बिगाड़ दिया ओ मेरी मुनिया, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, ये गाना आया था। दबंग 3 के सारे गाने मैंने लिखे थे, 1-2 गाने किसी और ने लिखे थे, मगर सब गाने टाइटल यूं करके, नैना लड़े के लड़े रह गए, मुन्ना बदनाम, ये सब मैंने लिखा था। जी, आपका जो अभी हाल ही में सॉन्ग आया है बसंती, तो क्योंकि ये एक बहुत लेजेंडरी डायलॉग है और इस पर आपने सॉन्ग लिख दिया, तो क्या उस वक्त दिल में क्या चल रहा था जब आपने ये लिखा? दिल में मस्ती चल रही थी, मस्ती। और ये दिल और दिमाग में मस्ती चल रही थी। ये चीज़ झलकती कि मैंने सोचा कि इतना बड़ा तो ये मेरे दिमाग में था कि यार ये डायलॉग कितना बड़ा हिट है। मैंने इसको लिखा था कुछ, तो एक लाइन चेंज करनी पड़ी थी। मैंने लिखा था, वो धर्मपाल जी ने बोला था कि बसंती आज कुत्तों के सामने ना नाच, तो मैंने लिखा था, ये गाना गाया भी मैंने ये, तो मैंने लिखा था इसमें कि ओ तेरे वीरों की जान फंसी है। तो उसको आप इसमें एक कारीगरी भी देखें, मतलब ऐसा नहीं कि मस्ती मस्ती है, हमने वो पूरी सिचुएशन को मतलब 30 सेकंड के अंदर बांधा है। वो कैसे, ओ मेरे वीरों की जान फंसी है, गब्बर की भयानक हंसी है, चाहे टूट जाए पायल, चाहे हो जाऊं घायल, चाहे पैरों में चुभ जाए कांच, बसंती आज कुत्तों के सामने ना नाच, बसंती आज कुत्तों के सामने ना नाच। ये पूरा जो गब्बर के सामने और बसंती, तो ये जो पहला जो गाना था ना मैम जी,
तो मैंने सर मैंने इस पे क्या किया था, पहले मैंने लिखा था, उन्होंने बोला कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। मैंने लिखा था बसंती आज कुत्तों के सामने भी नाच, बसंती आज कुत्तों के मतलब जमानत में खराब हो गया, कुत्तों के सामने भी नाच। तो फिर हमने इसको चेंज किया था, तो हमने इसको फिर वही डायलॉग रखा धर्मपाल जने का। तो समझ में बात आ गई कि अपन बड़े लोगों से आगे नहीं जा सकते, वहीं रुकना पड़ेगा जहां उन्होंने स्टॉप लगाया है। आपने पूरा जो उस वक्त का जो सिचुएशन था बात करके उसको बहुत रख के मजा आपने आया, और आपके खासकर जो गाने हैं वो इतने जोश और जोश से भरे हुए हैं, फुल ऑफ लाइफ है, उन्हें सुनकर हमेशा ही मजा आता है। आज हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम जरूर किसी अगले हफ्ते आपको अपने एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे और चाहेंगे आपसे ढेर सारी बातें करें और ढेर सारे आपके गाने आपसे सुने। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।